आपकी लड़ाई किनसे? हमारी लड़ाई सत्ता में बैठे उन भ्रष्ट लोगों से जो कि आज तक कस्बा का हालात और क्या कहता है वहाँ के लोगों के जीवन को नहीं बदल पाए। ना हमारी ही लड़ाई आफाक आलम उनसे। से लड़ाई है, ना ही। वहां पे जो भी आ जाए। अच्छा उसमें प्रदीप दास भी है, आफाक आलम भी है। अच्छा। प्रदीप दास ने भी क्या कहता है 10 साल वहाँ के विधायक रहे और क्या कहता है 20 साल से आफाक साहब है। अभी वर्तमान में क्या कहता है सरकार है प्रदीप दास जी की। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से जिन्होंने बिहार में आज तक क्या कहता है लोगों के क्या कहता है जीवन को नहीं बदल पाया। कसबा विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें तो जहां तक मेरे जानकारी में लगभग 11 प्रत्याशी हैं। हो सकता है 12 भी हो या 8-9 भी हो, जो भी है बहरहाल, जिनमें से आफाक आलम जैसे अनुभवी नेता और प्रदीप दास जैसे मजबूत, जिसको मजबूत कहा जाता है, चेहरे हैं। आपकी रणनीति क्या है? क्या आप इसे त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकते हैं? नहीं, तिरकोने क्या कहता है ऐसा मुकाबला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। जो देखिए अनुभव है उन लोगों का, अनुभव है लोगों को बेवकूफ बनाने का। ठीक है, मुद्दे पे अगर बात करने का अनुभव होता तो 20 साल त्रिकोणीय में। मुकाबला नहीं मानते? नहीं नहीं, तिरकोने का कोई बात ही नहीं, आमने सामने की ही लड़ाई होगी। बिहार का मुख्यमंत्री बीमार है, हमारे विधानसभा का विधायक भी बीमार है। अब आफाक साहब उस स्थिति में नहीं रहे कि मतलब कस्बा के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया किया है। ठीक है, अब वो स्थिति में नहीं है कि कस्बा के लिए वो कुछ कर सकते हैं। पिछले दिनों आफाक साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी। ठीक है, खाद में कुछ मनमानी चल रहा था तो आफाक साहब उनको फोन करते हैं कि भाई इनको सुधार करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत हम मुख्यमंत्री से करेंगे। अच्छा। एक विधायक जो 4 बार से 5 बार से विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी को बोल रहा है कि भाई तुम अपनी व्यवस्था में सुधार करो तो मुख्यमंत्री से तुम्हारी शिकायत करेंगे। कस्बा में दो व्यक्ति हैं, आफाक साहब और प्रदीप जी। प्रदीप दास और आफाक कलम जब एक दूसरे के सामने से फाइट चलता है ना तो भाई आप चुनाव देखिएगा तो लगता नहीं चुनाव हो रहा है, ये आपको लगेगा कि जी कोई धार्मिक लड़ाई चल रहा है। मतलब इन लोगों ने मतलब चुनाव को, विधानसभा चुनाव को मुद्दों से हटा करके विधानसभा को बना दिया है कि धर्म का अखाड़ा बना दिया है। चुनाव आएगा तो बोलेगा हम लोन काट देंगे, ये बोलेगा भाई तुमको कहता मांस खाने नहीं मिलेगा, कहता है प्रदीप दास जीत जाएगा। तो अच्छा। प्रदीप दास बोलता है कि अगर क्या कहता है कोई उसको वोट दिया तो उसका हम लोन काट देंगे। आफाक साहब बोलते रहे भाई अगर वो जीत गया तो तुमको मांस खाने नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, जहां हम बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा विधानसभा 58 की सियासी तस्वीर को करीब से देखने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के भावी उम्मीदवार इरशाद पुरनवी, जो इस बार कस्बा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इरशाद जी का राजनीतिक सफर के बारे में अगर हम बात करें तो इनका राजनीतिक सफर काफी रोचक रहा है। पहले आम आदमी पार्टी में युवा जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया और अब जन सुराज पार्टी के बैनर तले एक नई शुरुआत हुई है। इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूदा विधायक और पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के पूर्व मंत्री आफाक आलम साहब कई बार से काबिज हैं और पिछले चुनाव में प्रदीप दास ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि कस्बा विधानसभा सीट पर कई अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं। आज हम इरशाद जी से स्थानीय और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इरशाद पुरनवी जी, हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने पहले एपिसोड में हमें बुलाया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें उस लायक समझा और आप अपने चैनल के पहले पॉडकास्ट में बुलाया। उसके लिए आपको क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आप लगातार इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और तरक्की की ऊंचाइयों को छुइए। बातचीत करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ, बिल्कुल तैयार। लंबी चौड़ी बातचीत होगी आज, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनसे सवाल जवाब जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि बताएं हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा कि आप कौन हैं, आपकी पृष्ठभूमि कहाँ है, आप कस्बा विधानसभा से ही हैं या फिर कहीं बाहर से आए हैं, आप कौन हैं? देखिए, हमारा नाम इरशाद पुरनवी हुआ और हमारा घर झुन्नी स्तम्रार हुआ। पहले हमारा घर बिहारीगंज, मधेपुरा जिला में बिहारीगंज प्रखंड पड़ता है, उसी के लक्ष्मीपुर लालचंद में हमारा मतलब जन्म हुआ। लेकिन पढ़ाई और सारा चीज़ हमारा पूर्णिया में हुआ। जिला स्कूल से हमारी शिक्षा हुई। इससे पहले जिला स्कूल से पहले मदरसा में पढ़ते थे, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से मतलब बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी
एक मजदूर क्लास के व्यक्ति हैं, और उन्होंने उस स्थिति में भी जब हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने वहाँ से पलायन करके क्या कहता है पूर्णिया, और यहाँ पे हम लोगों को जितना भी सक्षम हुए उनका जो भी फर्ज था उन्होंने अपने स्तर से पूरा किया। शिक्षा दीक्षा मदरसे में हुई, उसके बाद फिर जिला स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई, वहाँ से क्या कहता है मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई जिला स्कूल से हमारी हुई। फिर उसके बाद घर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, माली हालात ठीक नहीं था, तो लाइन बाजार में हम काम शुरू कर दिए। उस अच्छा। समय पैथोलॉजी में रहते थे, मात्र 1500 रुपया महीना मिलता था उसमें। अच्छा। और घर के क्या कहता है सबसे बड़े लड़का हम थे घर के, तो जिम्मेदारियां ऐसे भी बढ़ जाती है। तो वहाँ से काम शुरू किए, काम शुरू करते करते फिर क्या कहता है पंचायत की ओर गए, वहाँ पे अपना गांव में पॉलिटिक्स करना शुरू किए। गांव में जब पॉलिटिक्स करते थे तो वहाँ की जो हालात देखते थे गांव में, वहाँ पे आए दिन भाई किसी के यहाँ इलाज करने गए तो बोलते थे कि भैया आज पैसा नहीं है कल दे देंगे, आज ये नहीं है कल वो नहीं, तो लेकिन करना तो है, समाज में है, उनका सेवा तो करना है, हमारा धर्म है, फर्ज है। तो फिर इसी तरह से चलते चलते हमारे यहाँ एक सड़क है भूठा मोड़, देखे होंगे आप, जब भूठा मोड़ से झुन्नी सम्राट बेगमपुर की तरफ जाइएगा तो बड़ी बड़ी गड्ढे, मतलब लंबा लंबा गड्ढा, तो उसमें बहुत सारे मतलब ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली सब हमेशा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। खास करके गर्भवती महिला जो होती थी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हॉस्पिटल जाने में उनको बहुत दिक्कत है, बहुत, तो मतलब जच्चा और बच्चा का डेथ भी उस सड़क में हो चुका था। ये आप ही के गांव में है? जी जी, हमारे गाँव में था, अभी है नहीं। अच्छा, वो सड़क बन गया। वो सड़क, तो उस चीज़ को लेकर के हमने एक दो बार आवाज़ें भी उठाई उसको लेके, फिर सामने मुखिया का चुनाव आ गया। वहाँ के युवाओं ने हमें कहा कि आप चुनाव लड़ जाइए। संजोग से क्या कहता है सीट भी अत्यंत पिछड़ी हो चुका था, मंसारी वो मतलब मुस्लिम में अंसारी कास्ट होता है, हम उससे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे सीट पिछड़ी हो गया, तो हम चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़े, जिन जिन लोगों ने चुनाव में खड़ा करवाया था, लड़वाया था, सब भाग गए। अच्छा। एक भी लोग सामने खड़ा नहीं था। अब जब मैदान में कूद गए तब तो पीछे हटना नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। अकेले पूरे परिवार के साथ पिताजी और हम सब मिल करके पूरा परिवार प्रचार कर रहे हैं। रिजल्ट देखिए, इतना शानदार रिजल्ट आया, मात्र 51 वोट मिला, 51। अच्छा, मतलब सब छोटा छोटा बच्चा है, पहले टर्म की बात कर, पहले टर्म की 2016 की बात करें, छोटा बच्चा है, इसको क्या क्या समझे क्या करना है। तो फिर भी हम उससे मतलब घबराए नहीं। चुनाव खत्म हुआ, फिर उसके बाद अपना जिस तरह से शुरुआत था, क्योंकि घर के माली हालात तो ठीक नहीं था, फिर चालू हो गए। उसी बीच में भूठा मोड़ की सड़क को लेकर के एक आंदोलन किया, हम लोग का प्लान हुआ कि नहीं इसको लेके करना चाहिए, बहुत मतलब समस्या है, सबके साथ ये समस्या हो रही है, इस चीज को करना चाहिए। ये आप शुरुआती दौर में बताएं, जब आपका राजनीतिक करियर शुरुआत नहीं हुआ था तो आप संघर्ष कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, जब मुखिया का चुनाव लड़े तो उसके बाद फिर हमने क्या कहता है मतलब इसके लिए शुरू किया कि अब मतलब इस चीज को करना चाहिए। लोग आखिर हमको नहीं चुना तो कम से कम उसको दिखाए भाई कि हम कुछ कर सकते हैं, आपके मतलब बीच में है, हम लड़ सकते हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने जब शुरुआत की तो हमारे यहाँ एक नेता है दिनेश शर्मा जी, क्रांतिकारी नेता। अच्छा। हाँ, तो उनसे सहयोग लिए गए, बोले सर ऐसा ऐसा बात, हम लोगों को शुरुआत करना है, इस रोड के लिए सबको समस्या, पूरे समाज को समस्या है। उस सड़क से 4-5 मतलब कस्बा विधानसभा का लगभग जो श्रीनगर से इधर का जो क्षेत्र है वो सभी प्रभावित हो रहा था। तो उन्होंने कहा, उस समय आम आदमी पार्टी के एक नेता थे विकास झा जी, जिनको हमसे परिचित नहीं था, हम उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन हम झाड़ू को देखते थे कि झाड़ू मतलब पूर्णिया में है। अच्छा। चुनाव चिन्ह झाड़ू चल रहा था उस समय। तो दिनेश शर्मा जी बोले कि हम विकास जी आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो ठीक है बुलवाइए, जिनको जिनको बुलाना है बुलाइए। एक अलीमुद्दीन अंसारी जी हैं, वो भी आए थे, लगभग सभी दल के लोगों को बुलाया गया। अच्छा, मतलब आप पहले आम आदमी पार्टी में थे? नहीं, उस समय तक आम आदमी, अभी तक आम आदमी पार्टी में हम नहीं है। अच्छा। तो जब उनको बुलाया गया तो बुलाया, धरना प्रदर्शन शानदार चला। हुआ क्या कि उसी बीच में कुछ युवाओं ने रोड को जाम कर दिया, मतलब इतना खराब स्थिति था सड़क का, हमको यकीन नहीं हो रहा था। जिस पंचायत से हमको 51 वोट मिला, उस पंचायत से 550 लोग रोड पे आ गए उस मुद्दे को लेकर। अच्छा। आए तो सब रोड जाम कर दिए, हम लोग भी आ गए। आए तो फिर जबरदस्त तरीके से 2.5-3 घंटा रोड जाम रहा, किसी नेता का सुनने के लिए कोई जनता तैयार नहीं। तो फिर धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब रोड को खाली करके फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन में बैठा और अपना विचार विमर्श कर रहे थे। उसी बीच में विकास झा जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने सारी बातें बताई आम आदमी पार्टी की, तो हम प्रभाव, उससे पहले हम कोई किसी पार्टी में नहीं थे, तो हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो वो सड़क बना आपका?
सड़क बना, उसकी अच्छा। कहानी बता रहे तो हैं। चलिए हम लोग कहानी पर भी आएंगे। हम्म। अब सीधा हम लोग पहले अपने विधानसभा की बात करते हैं। कस्बा विधानसभा से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव क्या है और आप राजनीति में क्यों आए? वही हम बता रहे हैं। जब अच्छा। वहाँ पे जब उस सड़क को लेकर, तो तब हमें क्या लगा कि उसी समय वहाँ के जो सीओ थे रविशंकर सिन्हा के नगर प्रखंड के, उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर किया, दर्ज किया। हमारे पास बेल कराने तक का पैसा नहीं था, सच्चाई अच्छा। बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आए तो यहाँ से हमें बहुत सपोर्ट मिला, मदद मिला। इन लोगों ने हमारे उस आंदोलन को मजबूती से मतलब पेश लोगों किया। का सहयोग मिला आपको? हाँ, लोगों का भी सहयोग मिल रहा था, और आम आदमी पार्टी के लीडर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत मजबूती से इस चीज़ों को, हमारे उस आंदोलन को साथ दिया। अंतोगत्वा बिहार सरकार की उस समय मंत्री लेसी सिंह थी, उनको उस रोड को बनाना पड़ा। अच्छा। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले उस रोड का शिलान्यास उनको करके रोड को चालू करना पड़ा, और रोड बना। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का मतलब संघर्ष चल रहा था। हमने भी मतलब जहाँ जहाँ आदेश होता था पार्टी का हम काम कर रहे थे, मजबूती से कर रहे थे। बीच में संजय भैया का प्रोग्राम हुआ पूर्णिया में, उस समय भी हम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे थे। उस समय एक क्या कहता है, बहुत इंटरेस्ट मतलब वाकया सामने आया कि जब संजय भैया कार्यक्रम हो रहा था, बहुत शॉर्टकट मतलब समय था। अच्छा। अंगेज सिंह जी आए हुए थे उस समय, सब मिलकर हम लोग कर रहे थे। मतलब हमारा ये स्थिति था कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि मतलब हम गाड़ी में तेल डलवा सके और क्या कहता है इस तरह से मतलब पार्टी के लिए काम कर सके। जब हम कार्यक्रम में जाते थे, शादी भी हो चुकी थी और घर में भी तो सब कुछ देखना पड़ता है, बिल्कुल, बीवी बाल बिल्कुल। बच्चा सब है। तो हमारे पिताजी जो है मतलब बहुत सीरियस थे कि भाई अब शादी ब्याह हो गया, अब छोड़ो वो सब चक्कर, अपना केस कास भी करवा लिया, अब क्या करना है। कोई मतलब मजबूत फैमिली है नहीं, कोई रसूखदार परिवार से है नहीं कि मतलब आ, एक बच्चा ऐसा भी हो गया तो चलेगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं, और पार्टी के लोगों ने हमेशा मतलब हमारी हौसला अफजाई करते रहे कि नहीं तुमको करते रहना है, और लगातार हम करते रहे इस चीज़ों को। जब संजय भैया कार्यक्रम हुआ, तो जब वह कार्यक्रम में जाते थे प्रचार प्रसार के लिए, हैंडबिल सब बैनर के लिए, लोगों के बीच जागरूक करने के लिए, तो कभी कभी कपड़ा छीन लेते थे कि नहीं तुमको नहीं जाना। अच्छा, फिर भी छीन के रख हाँ, लेते थे घर में। हम लुंगी पहन के चल देते थे भाई, अच्छा। हम कहीं जा रहे हैं, बगल में चौक मतलब पे जा इतना रहे हैं, जुनून था अंदर में? इतना जुनून था। बस जुनून इसलिए नहीं था कि हमको कुछ करना है, जुनून अच्छा। ये था कि कम से कम बिहार की जो स्थिति है, उसको हमारे बताओ। समाज का जो स्थिति है वो बदल जाए। क्योंकि जिस तरह से देख रहे थे कि पंचायतों में स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं था, हमारे पंचायतों में मतलब हॉस्पिटल तो बना हुआ था, ढांचा तो था, लेकिन उसमें डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं था। हमारे पंचायत में 30-30 हज़ार रुपया उस समय के वर्तमान मुखिया के द्वारा आवास में घूस लिया जाता था। अच्छा, भ्रष्टाचार चरम पे था। बहुत चरम सीमा पे था, मतलब कह नहीं सकते, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अगर बोलते तो दलाल के निशाने पे आ जाते हैं। तो इस स्थिति में फिर 2021 का चुनाव आया, तो लोगों ने कहा कि नहीं इस बार आप चुनाव लड़ जाइए। बोले ठीक है, जब आप लोग बोल रहे लड़ जाए। जब आपको समस्या दिखा कि अब निजात नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा, तो लगता लोगों को उम्मीद हुआ कि लड़का कुछ कर सकता है, इससे उम्मीदें हैं। हमने चुनाव लड़ा, लोगों का भरपूर सहयोग रहा, लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, जो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उस तरह का सहयोग। लोगों ने अपना सहयोग राशि हमें दिया, जिसको जो हो सका उसके लिए मदद किया। हमारे प्रचार में एक भी लड़का युवाओं ने हमारे पंचायत का क्या कहता है अपने गाड़ी में हमसे तेल नहीं डलवाया। मतलब इस तरह का लोगों का सहयोग रहा हमारे साथ। और धीरे धीरे मतलब फिर जब चुनाव नजदीक आता गया, और भी बहुत सारे लोग थे हमदर्द वाले, उन्होंने भी मदद किया। इसमें एक नाम डॉक्टर इरशाद खान का भी आता, उन्होंने अच्छा। बहुत ज्यादा सहयोग किया हमारे। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि मतलब उनका ये इतना सहयोग रहेगा हमारे प्रति, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके थे, वहाँ लोग परेशान हो चुका था वहाँ। तो इस तरह का हुआ। उनके बाद फिर संजीव झा जी जो बुराड़ी के विधायक हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, संजोग से पुणे में एक कार्यक्रम था। उस ये सब कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के ही लोग थे जी जिन लोगों से आपको कोऑपरेट किया जा रहा जी था? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ डॉक्टर साहब कांग्रेस के थे। अच्छा। हाँ, डॉक्टर लेकिन आपको सहयोग मिला? जी सहयोग मिला, व्यक्तिगत उनसे सहयोग मिला। गार्जियन समान है, आज भी उनका सम्मान करते हैं, आज भी उन गार्जियन है हमारे भी। तो संजीव झा जी आए, आकर के और हौसला बढ़ाया, वहाँ के जो लोग थे उनसे मिले, बताया कि ये वोट इरशाद को नहीं, आप हमें दीजिए। अच्छा। ठीक है, इस तरह से और लोगों ने मतलब अपने क्या कहता है सर पे उठा करके हमें किया, और जितने के बाद हम काम किए। लेकिन होता क्या है कि जब आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो ना, जब पूरा सिस्टम करप्ट हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप दब जाते हैं। क्योंकि हमारे पास मतलब वो रसूखदार परिवार नहीं था हमारे पास। फिर भी हम लोगों ने क्या कहता है पंचायत सरकार वन का काम शुरू करवाया, हॉस्पिटल को चालू करवाया। चलिए वहां पर भी आएंगे। मतलब आप अंततः चुनाव जीत गए?
ना ना, चुनाव जीतने के बाद बता रहे जीतने हैं, के बाद। हॉस्पिटल को चालू करवाए, हॉस्पिटल चालू होने के बाद पंचायत में जो ये क्या करता है 30,000 रुपये 40,000 रुपये का जो आवास में भ्रष्टाचार घोटाला चल रहा था। सबसे आश्चर्य की बात ये होगी कि जब हम पहला ग्राम सभा किए पंचायत में, पहला ग्राम सभा करने के बाद जो पूर्व मुखिया थे उनके कुछ 2 4 5 कार्यकर्ता है, अच्छा हाँ, वो आने के बाद बोलता अच्छा ये बताइए तो आवास में तो पैसा नहीं लीजिएगा। हम बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। मैंने बजबता वीडियो बना करके लाइव बना करके लोगों को दिया कि कोई भी लोग 1 रुपया नहीं दीजिएगा। अवेयरनेस आपने किया। जी, मैंने जागरूक किया। फिर बीच में क्या हुआ कि पता चला कि वार्ड मेंबर के द्वारा एक वीडियो था सतेंद्र सिंह, हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, हमारे यहाँ काम हुआ नेता नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो सतेंद्र सिंह एक वीडियो थे, तो जब इस तरह का बात हुआ तो हम उनके वहाँ गए कि सर आपने वार्ड सदस्य लोगों को, नहीं उससे पहले एक और चीज़ हुआ। जैसे मुखिया जीतने के बाद चैम्बर में गए वीडियो साहब का, तो वहाँ पे ब्लॉक के सभी पदाधिकारी बैठे हुए। अच्छा ये तो जाने के बाद बोलते हैं परिचय दिया अपना, अच्छा ठीक है बधाई हो, ये सब चला सारा बात। उसके बाद हमको बोलता है कि हम उनसे पूछे सर हमको वो टेबल बता दीजिए जिस टेबल पे पैसा लिया जाता है। अच्छा आपने पूछा। हाँ, हम पूछे क्योंकि गाँव में हमको बताया था कि 3 टेबल है जिसपे कि 2-2 हजार रुपया करके लिया जाता है बोलो क्या, बाकी पैसा इधर उधर मतलब इस तरह से होता है। तो हम वीडियो साहब से पूछे वो तीनों टेबल कहाँ, जड़ तो देखना होगा ना भाई कि गाछ का जड़ गया क्या कहाँ कहाँ तक। बोलता इस तरह की तो कोई बात नहीं। हम बोले क्षेत्र में तो लोग बोल रहे हैं इस तरह का बात। ठीक, उसके बाद वीडियो क्या क्या हमारे सभी वार्ड सदस्य को बुलाया, बुला करके बोलता है रे भाई कैसा आदमी को जिता दिए आप लोग, इस तरह का बातें कर रहा, डायरेक्ट आके पैसे के बारे में हाँ आप लोग क्या कमाइएगा, ये सब मतलब उस तरह से शुरू हो गया। तो हमको पता था कि वीडियो इस तरह की हरकत कर रहा है। हम वीडियो से पूछे भाई इस तरह का क्यों कर रहे हैं, तो मतलब पूरा डिश डेट बताना शुरू कि ऐसा ही होगा ना तो किसी को नहीं मिलेगा, कोई लायक नहीं है लाभ ये वो। फिर पूरा एकदम हुआ। फिर उसके बाद वीडियो के खिलाफ आज तक इतिहास है कि नगर प्रखंड में किसी मुखिया ने, वर्तमान मुखिया ने वर्तमान वीडियो के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा। हमने उस समय आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को फोन किया विकास झा जी, वो दिल्ली में थे शायद, वो आया, उनके साथ में पर्यवेक्षक थे अंगेश जी, वो आया, आकर के हम लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और मानना पड़ा वीडियो को उस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हो रहा हो रहा। चलिए भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन नजरों से छुपा के हो रहा है। और भी बातचीत हम लोग लेकिन करेंगे, लेकिन 70-80% जो है उस भ्रष्टाचार कम में हुआ। कमी आई है, गिरावट आई है। इसी चीजों से लेकर के जब पूर्व जो मुखिया था उनका जो दलाल है 4-5-7 लोग जो दलाल है वो खुल के एक्टिव है। अच्छा। भाई आपने ये क्यों कर लिया, ऐसा क्यों किया, मतलब झूठ मूठ का इल्जाम। भाई अगर है तो साबित कर दो कि इरशाद 1 रुपया घोटालेबाज है। अच्छा हम खुलेआम, हमारे पंचायत अपना जांच पूरे जिला के किसी पंचायत में नहीं हुआ, अच्छा जितना जांच ये हमारे तो आपका पंचायत में हुआ क्षेत्र है। में, ये तो आपका क्षेत्र में व्यक्तिगत जुड़ाव आपके अपने पंचायत से। हम्म। अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका विधानसभा का जो क्षेत्र, जो रेडियस है, वहां से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव क्या है? देख व्यक्तिगत हम तो हैं कस्बा विधानसभा में, रह रहे हैं कस्बा विधानसभा में, तो वहां से व्यक्तिगत जुड़ाव इसलिए है हमारा, और शुरू से है, आज से नहीं है, शुरू से, जब से हम यहाँ पे हैं तब से कस्बा विधानसभा में ही है। और वहाँ की एक एक चीज को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, जिस तरह से ब्लॉक में दलाल का हो, क्या थाना में दलाल का क्या कहता है वर्चस्व हो, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो, सीओ के यहाँ बिना पैसा दिए अगर आपका फ्रेश जमीन भी है, ठीक है, जिसमें कोई लोचा नहीं है, कि बिल्कुल पाक और साफ जमीन, उस जमीन का मोटिशन के लिए भी आप जाइएगा तो भैया कम से कम 5,000 रुपया डिसमिल तो आपको लगेगा। मतलब यहाँ पर आप सीमित थे पंचायत में, जी, अब आगे बढ़ रहे हैं ताकि पूरा पंचायत देख इसलिए पाएं। सीमित थे कि यहाँ पे हमको प्रशासनिक कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अच्छा ठीक है। और जो समाज के कुछ लोगों से हम उम्मीद भी कर रहे थे कि हमें मतलब इस चीज को समाप्त करने में सहयोग करेगा, वो उल्टा मतलब मुलविस हो गया उन लोगों के साथ कि मतलब जो भ्रष्टाचार कर रहा है पहले का कमाई बंद हो जाएगा भाई, इस तरह से मतलब एक परसेप्शन बन जाता है ना कि जब कम हो रहा है तो कम हो रहा है, अच्छा घट रहा है तो घट रहा है, तो फिर उसको फिर उभार पाना बड़ी मुश्किल होती है। और जनता बजाता जागरूक भी हुआ। आज हमारे यहाँ 10 टका कोई चाहेगा कि हम ठग ले किसी जनता से, नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है। उस समय का कहानी बताते हैं, हमारे पंचायत में हर 2 महीना 3 महीना में हर वार्ड सदस्य के घर पे टेबल लगता था अच्छा कि आज ये काम हो रहा है, कल वो काम हो रहा है, परसों वो काम हो रहा है, 50 टका 60 रुपया 100 रुपया करके देना था। आज क्यों नहीं लगता है? आज 3.5-4 साल से क्यों नहीं टेबल लग रहा है? आपने उस चीज को लेकर क्षेत्र में काम बिल्कुल किया। हमने प्रयास किया, जहां तक हो सके हमसे प्रयास किया। हमें 60 से 70% तो हम इस चीज को कम किए, भ्रष्टाचार को 60 से 70% तो कम किए। 100% इसलिए कम नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास उस तरह की शक्तियां नहीं है, हमारे पास प्रशासन हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जो क्या कहता है ब्लॉक का क्या कहता है पदाधिकारी वो सपोर्ट नहीं कर रहा। हर कोई तो क्या कहता है बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के राज में क्या कहता है वहाँ के मवाली
क्या क्या कहता है गुंडा और जो लोकल लोग था वो जनता का हजामत बनाता था, वही चीज सेम उल्टा है। तो क्या लगता है कि आप पूरे कस्बा विधानसभा कांग्रेस में में इसी तरह से काम कर पाएंगे, बिल्कुल देखिए कस्बा में जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने पंचायत जी, और वहाँ पे क्या है कि प्रशासन की को आपकी बातों को सुनना होगा। जब आप एक क्या कहता है विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं तो प्रशासन को आपकी बातों को सुनना मजबूरी हो जाती है और सुनना पड़ेगा। चलिए और भी आपसे हम और आगे जानेंगे, फिलहाल हम एक सवाल आगे से ले लेते हैं। आप जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक ताकत बन रही है, उसमें शामिल होने का फैसला आपने क्यों लिया? क्या आप उनके साफ सुथरी राजनीति के विजन से प्रेरित हुए? देखिए हम मतलब दोनों चीज बताइए। जनसुराज में इसलिए हम आए, हम उसमें आम आदमी पार्टी में थे और युवा जिला अध्यक्ष थे, रहते हुए बहुत काम किए। उसके बाद फिर क्या कहता है दिल्ली में भी गए हम लोग। दिल्ली गए तो पार्टी 2020 का जब चुनाव नहीं लड़ी तो मतलब देखिए कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कि चुनाव लड़ना, और जो कार्यकर्ता है वो काम इसलिए करता है कि हम चुनाव व्यवस्था को परिवर्तन कर सके। वो पूरे 5 साल इसलिए काम करता है कि चुनाव में हम मजबूती से अपने कैंडिडेट को लड़ा करके और क्या कहता है बिहार में परिवर्तन ला सके, इसलिए कार्यकर्ता काम करता है। तो 2020 का चुनाव नहीं लड़ा जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी भी हुई। तो हम लोग क्या कहता हम थे, विकास झा जी थे जो जिलाध्यक्ष हैं, और क्या कहता कटिहार के भी कुछ साथी, हम लोग सब दिल्ली गए, संजय भैया से मिले वहाँ पे। उस समय क्या कहता है राष्ट्रीय महासचिव थे संदीप पाठक जी, संगठन के लोग थे, उनसे ही मिला। उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीना में हम बिहार में संगठन दे रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने 4-5 महीना इंतजार कब की किया। बात है ये? ये आपको 2000 लगभग 22-23 की बात है। अच्छा, तो बिहार में संगठन दे रहे हैं, बिहार में संगठन नहीं दिया गया। और उसके बाद देखिए जनसुराज में आने का मकसद ये था कि हम मतलब उस समय आम आदमी पार्टी सही तरीके से बिहार में चुनाव नहीं लड़ी। कमेटी भी भंग हो चुकी थी। अच्छा। बिहार प्रदेश की पूरी कमेटी भंग हो चुकी थी। अगर प्रदेश की कमेटी रहती तो कार्यकर्ता वहाँ पे जुड़े रहते। अच्छा, प्रदेश की भी कमेटी भंग थी, जिला की भी कमेटी भंग थी, मतलब कोई कमी बिहार में कुछ मतलब कार्यकर्ता है उनका चाहने वाला है, लेकिन कमेटी भंग हो चुकी थी। तो जनसुराज नए विकल्प के साथ जो आई तो वो भी आम आदमी पार्टी वाला ही गप कर रही है कि हम बिहार में बदलाव करेंगे, क्या कहता है अच्छी शिक्षा ये वही व्यवस्था सवाल देंगे। है कि आपको लग रहा है कि इसकी राजनीति साफ सुथरी छवि के साथ बस हो रही वही है? चीज तो हमको तो हम तो किसी दूसरे दल को नहीं चुने, भाजपा को कांग्रेस को इन सब चीजों को नहीं चुने। हम अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के भी आए तो जनसुराज में आए, संघर्ष के दौर में आए कि भाई ये वो बात बोल रहा है तो कर सकता है। विचारधारा दोनों का एक है। जो बात आम आदमी पार्टी बोल रही, जो अच्छा। काम आम आदमी पार्टी कर रही थी दिल्ली में, वही बात जनसुराज बिहार में बोल रही इनके विजन से आप इंस्पायर हैं, है। इंस्पायर होकर के हम पार्टी में आए। क्योंकि मिलता जुलता है, जैसे आम आदमी का विचारधारा बस वैसे। हमको देखिए हम लोग बदलाव करने वाले लोग हैं। हम लोगों को जो बिहार में जो स्थिति है, बिहार में जो पलायन का स्थिति है, आप शहर से 5-7 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो आपको गांव में एक भी यूथ नहीं मिलेगा। गांव में जो कमाने वाले लोग हैं नहीं मिलेगा। कहाँ है भाई? तो सब दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में। क्या क्या काम कर रहे हैं? मतलब पलायन का इतना बुरा हाल है कि महिलाओं के अलावा बच्चे के अलावा आपको कोई मिलेगा ही नहीं। तो पूरे बिहार का यही स्थिति है लगभग। मतलब आप इस चीज को मान रहे हैं कि जनसुराज पार्टी साफ सुथरी राजनीति बिहार में करेगी बिल्कुल और करने वाली है भविष्य में। कर ही रही है बिहार में राजनीति, पूरा सामाजिक इंस्पायर राजनीति है। कर ही रही है। हाँ कर ही रही है। अच्छा ये बताइए कि जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में उभरी है, बिहार में एक नया विकल्प बन रही है, आपको इस पार्टी से क्या उम्मीदें हैं और आपका विजन कस्बा विधानसभा के लिए क्या है? देखिए जनसुराज जो बात कर रही है, ठीक है, कि 5 चीजों पे इनका फोकस है कि बिहार में पलायन को बंद करना। मतलब पलायन का यह है कि 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए जो दिल्ली में बच्चे धक्के खा रहे हैं, ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह भर भर करके यहाँ से गुजरात लगता है पंजाब हरियाणा दिल्ली में, मतलब जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को रोकना। यहाँ पे भी उद्योग लग सकता है। अभी जिस तरह से चुनाव का समय है, अभी देखिएगा केंद्र का जो मतलब कोई भी योजना होगा, शिलान्यास होगा, तो मोदी जी यहीं से करेंगे, बिहार से ही करेंगे। गुजरात में भी किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करना होगा, किसी उद्योग का उद्घाटन करना होगा, तो मोदी जी क्या कहता है बिहार से ही करेंगे। अब बता देते हैं आपको, जिस तरह से बिहार में, ठीक है, यहाँ से 40 क्या कहता है लोकसभा सांसद है, और अभी जो वर्तमान में केंद्र की सरकार चल रही है, उस सरकार को चलाने में बिहार का भी एक खंभा लगा हुआ, और मजबूत खंभा। अगर बिहार के खंभा को हटा दिया जाए तो बिहार केंद्र की सरकार विकलांग हो जाएगी। इसके बावजूद भी सूरत में, गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ पे हर 3 गांव मिला करके, यानी हर 3 गांव के बाद एक फैक्ट्रियां हैं, और बिहार का 1.5 लाख मजदूर सिर्फ सूरत में काम कर रहा है। अच्छा, बिहार का 1.5 लाख मजदूर सिर्फ सूरत जैसे शहर में काम कर रहा है।
और सब बताइए कितना बड़ा गुजरात है, वहाँ पे 26 MP वाला गुजरात, वहाँ पे बुलेट ट्रेन है, वहाँ पे क्या कहता है उद्योग है, वहाँ पे हर चीज है। मोदी जी जब बिहार आते हैं तो यहाँ क्या बात करते हैं, अपर कास्ट, ओबीसी, हरिजन दलित की बातें करते आप हैं। पलायन पर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं। गुजरात में जाकर के अगर मोदी जी को हिम्मत है तो गुजरात जो उनका क्या कहता है, जहाँ से वो मुख्यमंत्री थे पहले, उनका जो गृह क्या कहता है प्रदेश है, वहां जाकर के उन्होंने 5 किलो अनाज की कभी बात की है कि आपको 5-10 किलो अनाज। चलिए उन सब चीजों पे भी बात करेंगे। आप ये बताइए, आप पलायन पर बात करना चाह रहे हैं, पलायन पर भी बात करेंगे। आपकी पार्टी जन स्वराज पार्टी जिसमें आप हैं, आप लोग कस्बा के लिए क्या करें, क्योंकि आप कस्बा से लड़ रहे हैं, तो कस्बा के लिए आपकी पार्टी और आप क्या करेंगे? देखिए जो क्या विजन है जो आपका? मुद्दा कस्बा का है वही मुद्दा पूरे बिहार का है। क्या है मुद्दा? कस्बा में भी क्या कहता है दलाली, क्या कहता है थाना में दलाली है, ब्लॉक में क्या कहता है घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है। कस्बा में भी क्या कहता है पलायन की कोई एजेंडा समस्या है आप लोगों का? वो बता रहे हैं। कस्बा में भी पलायन की समस्या है, कस्बा में भी क्या कहता है स्कूलों इसकी कहता है अच्छा स्कूल नहीं है, कस्बा में भी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। आज चले जाइए जलालगढ़ हॉस्पिटल, हम लोगों ने विजिट भी किया था, शायद आप कवर किए भी तो और चलाए भी तो उस न्यूज को। जलालगढ़ क्या कहता है उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जो स्थिति है, अगर आप चले गए वहाँ पे, अगर आपको बुखार भी है, नंबर लगाए भाई क्या है बुखार है, तो सर दवाई नहीं आपको रेफर कर देगा पूर्णिया GMCH में। मतलब ये स्थिति है कस्बा का, हॉस्पिटलों का ये स्थिति है। ये तो आप समझ 3-3.5 लाख की आबादी है कस्बा विधानसभा की, और कस्बा प्राथमिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, जलालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र और क्या कहता है श्रीनगर स्वास्थ्य केंद्र का इतना बुरा हाल है। ये तो आप समस्या गिना रहे हैं कि यहाँ पर ये समस्या। आपका विजन क्या है, पार्टी का विजन क्या है कि आप जो काम करें, मुख्य विजन क्या है? जी इनके समाधान का भी प्लान हमारे पास है, इनका समाधान भी हो सकता है, वो प्लान भी हमारे पास है, उनका समाधान करके दिखाएंगे। 5 चीजों के बारे में पार्टी आपकी जिक्र कर रही है जी। पहला पलायन को, दूसरा क्या कहता है महिलाओं को भी, बुजुर्ग जो बुजुर्ग क्या कहता है 60 साल से ऊपर के चाहे महिला हो। पलायन कैसे रोकेंगे आप लोग? भाई पलायन रुकने का क्या कहता है, हर मतलब 15 से 20 हजार की नौकरी हम बिहार में दे सकते हैं। जिस तरह से फैक्ट्रियां बिहार से बाहर लग रही है, बिहार में भी लग सकता है। यहाँ पे अभाव नहीं है, जगह की कमी नहीं है, यहाँ पे संसाधन की कमी नहीं है, यहाँ पे भी लग सकता है, लगाया जाएगा उसको, तो हमारा पलायन बंद हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा। दूसरी जो क्या कहता है सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं को, जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या कहता है 2000 रुपये पेंशन देने की बात हो रही है। नीतीश कुमार जी जन स्वराज के विचार से इतने घबराए हुए हैं कि 1100 बढ़ा दिए। चुनाव से नजदीक आते आते 1100 रुपया कर दिए। हाल ही में तो किए हैं। बस 2 दिन हो रहा है, 2 या 3 दिन हो रहा है, 1100 रुपया कर दिए। मतलब घबराहट में कि भाई नया विकल्प आ रहा है जिसको सब हमको करना होगा, नहीं करेंगे तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में 200 केंद्र सरकार, 200 राज्य सरकार दे करके 400 रुपये दे रही थी। अब लगता है 550 केंद्र सरकार देगी, 550 बिहार सरकार दे करके 1000 रुपये देगी। इतनी महंगाई में आप बताइए किस क्या कहता है पुरुष का और क्या कहता है महिलाओं का 1000 में गुजारा होने वाला है? क्या लग रहा है ये इससे संतुष्ट हैं? नहीं, इससे बिहार का लोग देखिए 60% बिहारी बदलाव के मूड में है कि अब हम ट्रेनों में धक्का नहीं खाएंगे, अब हम भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होंगे, अब हमारे बुजुर्गों को जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, अब हमें सम्मान की जिंदगी चाहिए। और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम हर बुजुर्गों को सम्मान देंगे। और दो एक घर में अगर 2 ये है, एक क्या कहता है अगर दादी है तो दादा भी है पूरे, अच्छा, तो दोनों को 2-2 हजार रुपये करके मिलेगा, 4000 रुपये मिलेगा। 4000 रुपये में आराम से उनका। आपने एक पलायन पर बात किया, आप 5 विजन के बारे में बताए थे, आपने पलायन के बारे में कह दिया कि हम लोग कैसे काम करेंगे। महिलाओं को ऋण को लेकर आपने कहा कि कैसे हम कम ब्याज दर पे मुहैया कराएंगे। शिक्षा को लेकर आपने बात कही, आगे आप क्या बता रहे थे? देखिए क्या कहता है ये अभी जो स्कूल में आप चले जाइएगा, अपने आपके पंचायत में जो स्कूलें होंगी, एक पंचायत में 5, 6, 7 स्कूल है। अगर सभी टीचरों का वेतन जोड़ लीजिएगा 35, 40, 50 के आसपास है, तो एक पंचायत का खर्च 20 से 25 लाख रुपया महीना आ रहा है। अच्छा, बिहार सरकार 20 से 25 लाख रुपया खर्च आने के बाद भी समाज से 5 बच्चे निकल के नहीं आ रहे, मतलब कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो शिक्षा के नाम पे सिर्फ ढांचा बना दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है। तो प्रशांत जी का कहना है कि जब तक हम व्यवस्था को बदलेंगे तब तक जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में सरकारी खर्च पे पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। 5वां जो सबसे बड़ी बात है कि क्या कहता है किसानों को मजदूरी, क्या कहता है ये फ्री में मजदूरी दिलाना
जिस तरह से अभी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी हो सकता है ये चीज, बिहार सरकार चाहे तो कर सकती है। प्रशांत किशोर, जो नकदी फसल है, अभी हमारे यहाँ जो किसान है, आपके जो सीमांचल का जो किसान है, वो जो खेती कर रहा है मक्का का खेती, मतलब इस तरह से मतलब कमाओ खेती, खाने वाला खेती कर रहा है कि ये साल में एक बार फसल हुआ, उससे पूरे साल अपने बच्चों को अपना किसी तरह से ख्याल रखना, किसी तरह से घर द्वार चलाना। प्रशांत जी कर रहे हैं कि हम किसानों की व्यवस्था करके देंगे कि वो कमाओ खेती करे, मतलब खाने के साथ साथ मतलब कमाने वाली खेती होनी चाहिए, जिसमें कि हम मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या बिहार में मजदूरों की है। किसानों के पास पैसा नहीं है कि मतलब हम अपने खेतों में ट्रैक्टर जोतवा सके, करवा सके। करवाता है तो पता कर लीजिए, गाँव में जो ट्रैक्टर वाला है, ट्रॉली वाला है, जो खेत को जोतता है, धोनी करवाता है, जोताई बुनाई करवाता है, उनका पैसा कब मिलता है? जब मकई कर जाता है तब। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम आपके खेत में मजदूरों की फ्री व्यवस्था करवाएंगे, हो सकता है मनरेगा से करवाएंगे। जो आज मुखिया जी मेंबर साहब लोग रोड पर एक के नहर को 5 बार खोल के सफाई करवा देते हैं, वो पैसा वहां पे लगवा सकते हैं, और हो सकता है मनरेगा में पैसों की कमी नहीं, बहुत ज्यादा पैसा है, काम हो सकता है उस पर। तो ये 5 विजन आपके हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि जनसुराज पार्टी का जो गठन हुआ है, हाल ही में हुआ है, हाँ। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि भाई नई नई पार्टी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नहीं जानते, तो ऐसे में आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई ये जो हमारी पार्टी है, बीजेपी, राजद, जदयू या फिर कांग्रेस की बात करें, उससे बेहतर है, अच्छा विकल्प है, आप कैसे समझाएंगे या कैसे आप समझा रहे हैं? कि एक आपको क्या कहता है, मिसाल देते हैं कि आपको सपोज खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह की बीमारी नहीं हो, पेशेंट को कैंसर का बीमारी है, ठीक है, वो बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवा रहा है, मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, आप कुछ भी दवाई खा लीजिए, आपका बीमारी ठीक होने वाला नहीं। लेकिन वो पता चलता है आपको अचानक से कि भाई एक नया डॉक्टर आया है, वो सारी बीमारियों का इलाज करता है। तो आप जब उस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है देखिए हम तो पूर्ण इलाज इसका नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नया मेडिसिन है, अगर ये मेडिसिन खाइएगा तो हमको भी देखिए आप ठीक हो जाए 20%, 25%, 30% रिकवर कर जाइए। तो आप सोचिए कि भाई ऐसे तो हम ठीक होने वाले हैं ही नहीं, कम से कम ये मेडिसिन खा के देखें कहीं ठीक हो जाए, 20% हो जाए, 30% हो जाए। उसी तरह से लोगों ने भाजपा को देखा, अच्छा, आरजेडी को देखा, जदयू को देखा, कांग्रेस को देखा, यानी सभी पार्टियों को देखा। जिस तरह से बिहार को बर्बाद करने में सिर्फ जदयू और भाजपा का ही हाथ नहीं, कांग्रेस और आरजेडी का भी हाथ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बता रहे हैं आपको हम, कांग्रेस आरजेडी का इसलिए हाथ है कि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र को 12 से 13 एमपी कांग्रेस को चाहिए था बिहार से, 15 एमपी 20 एमपी के लिए। तो कांग्रेस ने बिहार को ये कह के छोड़ दिया कि चले लालू यादव वहां पे देख लेगा, आपको भाई 20 एमपी जिता के आप दे दो। केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही है, बिहार में जैसे तैसे बिहार चल रहा है, चलने को जंगल राजो मंगल राजो चल रहा है। सेफ पैटर्न पे भाजपा काम कर रही है कि बिहार से 30 क्या कहता है, पिछले बार 16, इस बार 12 एमपी जिता करके नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी जैसे औंधे पौंधे चल रही है। आज का बता रहे हैं एसपी के आवाज के सामने गोली चल रही है। अच्छा, तो भाई बिहार सुधर कैसे सकता है, बदलाव कैसे? हाल ही में तेजस्वी यादव की आवाज के सामने तेजस्वी यादव की आवाज के सामने गोली चला। कोई भी बिहार में सेफ नहीं, जो स्थिति मतलब दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहार समझ से बाहर है कि बिहार, नीतीश कुमार जी नारा दिए थे बिहार में बाहर नीतीश कुमार है, तो वो तो चीज तो नजर आ नहीं रहा। इन तीनों चारों में से आप बेहतर कैसे हैं? इसलिए हम बेहतर है कि हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास विजन, हमारे पास जो हमारे सूत्रधार है, रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर जी जैसे एक क्या कहता है बौद्धिक लोग हमारे पास है, जिनके पास विजन है कुछ करने का और कर सकते हैं और करके दिखाएंगे इस चीजों को। लोगों को यकीन करना होगा कि भाई क्या कहता है, कैंसर के ये सारी मेडिसिन को तो हमने देख चुका है। इन मेडिसिन का मतलब बीजेपी, राजद, जदयू सबको ले रहे हैं, ये चारों पार्टी कांग्रेस सबको ले रहे हैं। ये बिहार के लिए कैंसर है भाई साहब, बिहार में कैंसर इन लोगों ने ही फैलाया। हम देख रहे हैं कि कैंसर एक नया मेडिसिन है, यूज करके देखा जाए ठीक हो सकता है। हम तो नहीं कह सकते 100% ठीक होगा, 80%, 40% तो होगा ही, लेकिन सुधार हो और जाए। आप जिस चीज के लिए वोट देते हैं ना, तो वो काम कम हो या बेसी हो, वो काम होता है। अच्छा, और करके दिखाया। लालू प्रसाद यादव को लोगों ने क्यों वोट दिया था? तो भाई उस समय अग्र जाति के लोग, पिछड़े जाति के लोगों को क्या कहता है, सम्मान नहीं देता था, उनको बैठने के लिए नहीं देता था, उनके सामने से गुजर रहा था चप्पल हाथों में नहीं गुजरो। हमको मुंह में आवाज देगा, पिछड़े जाति के लोगों को आवाज तो दिया उन्होंने,
आवाज दिया, सम्मान दिया। आपने वोट तो उनको क्या कहता है मंगल रात गाने के लिए तो नहीं दिया था, मुंह में आवाज के लिए दिया था, सम्मान मिला, बिल्कुल मिला सम्मान। हाँ, आज हम बोल पा रहे हैं उन्हीं की वजह से बोल पा रहे सम्मान मिला आपको ना, आप क्योंकि वोट लालू यादव को सम्मान के लिए दिए थे। नीतीश कुमार जी को वोट इसलिए दिए थे कि बिहार में बिजली मिलेगा, बिहार में क्या कहता है जंगल राज खत्म होगा। तो कम हो या बेसी हो, हर घर में बिजली मिल रहा है, आया कि बिजली क्या कहता है बिहार में क्या कहता है कम हो या बेसी हो, क्या कहता है अपराधी कम हुआ है। भले पहले लालू यादव जी का आप कह रहे हैं जिन चीजों के लिए लोगों ने वोट किया वो काम बिहार में हुआ, वो काम हो रहा है। अच्छा। सब जगह हो रहा है, जिन चीजों के लिए आप वोट देंगे वो चीज होगा। क्या कहता है तेजस्वी और नीतीश कुमार जी बोले थे कि 2020 में हम क्या कहता है जातीय जनगणना करेंगे, अपने वोट दे जातीय जनगणना हुआ। मोदी जी को 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए थे, 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो अब किन चीजों पे लोग वोट नहीं कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं तो वो क्या चीज है? बिहार का एक भी लोग, मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्षेत्र में घूमते हैं और लोगों से पूछते हैं ये बताइए कि आपने आज तक अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कई बार वोट दिया है? हमारे बच्चों का पलायन बंद हो गया, एक बार वोट दिया है? एक लोग भी बोलते हैं कि नहीं। तो पूछते हैं कि आपने क्या कहता है बिहार में बदलाव होना चाहिए, सभी लोग क्या बोलते हैं बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ठीक है, बदलाव हुआ, आपने इसके लिए वोट दिया, हाँ। मुंह में आवाज मिला। नीतीश कुमार जी आपको बिजली दिया, भले भ्रष्टाचार हो, 5 किलो अनाज मिल रहा है, भले 1 किलो अनाज काट के मिल रहा है, 4 किलो अनाज मिल रहा है, वादा 5 किलो का था, 5 किलो वहां से आ रही है, 1 किलो यहाँ के लोकल डीलर खा जाते हैं, अलग बात है, लेकिन 4 किलो अनाज मिल रहा है। तो पूरा माहौल एकदम गर्म है। जब पूछते हैं कि अच्छा ईमानदारी से बताइए कि अपने अपने बच्चों के लिए किन लोगों ने वोट दिया था, ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया। तो आप लोग किन चीजों पे पूरा सन्नाटा, हम उनके बच्चों में वोट मांग रहे हैं, शिक्षा को लेकर वोट मांग रहे हैं, शिक्षा सुधार के लिए वोट मांग रहे हैं, पलायन को बंद करने के लिए वोट मांग रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए वोट मांग रहे हैं, बच्चों को क्या कहता है महिला को सस्ता ऋण देने के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं, करके दिखाएंगे। चलिए अगला हम लोग सवाल लेंगे। ये बताया कि पिछले कई सालों से आफाक आलम साहब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कसबा विधानसभा 58 की बात करें, और लोग कहते हैं कि उनकी पकड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत है। आप उनके सामने खुद को कैसे अलग और बेहतर विकल्प के रूप में पेश करेंगे इस बार? ये आफाक साहब व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, लोग कहते हैं बहुत मजबूत है पकड़, नहीं बहुत व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, हम लोग उनका मतलब गार्जियन समान है, उनका मतलब सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। वो बहुत बुजुर्ग हो गए, जिस तरह से बिहार का मुख्यमंत्री बीमार है, हमारे विधानसभा का विधायक भी बीमार है। ये बात तो लोग भी मान रहे हैं, लोग भी मान रहे हैं और है भी। अब आफाक साहब उस स्थिति में नहीं रहे कि मतलब कस्बा के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्होंने जो भी किया है, ठीक है। अब वो स्थिति में नहीं है कि कस्बा के लिए वो कुछ कर सकते हैं। पिछले दिनों की आफाक साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी, ठीक है, खाद में कुछ मनमानी चल रहा था, तो आफाक साहब उनको फोन करते हैं कि भाई इनको सुधार करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत हम मुख्यमंत्री से करेंगे। अच्छा, एक विधायक जो 4 बार से 5 बार से विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी को बोल रहा है कि भाई तुम अपनी व्यवस्था में सुधार करो तो मुख्यमंत्री से तुम्हारी शिकायत करेंगे। मतलब ये हो गया है कि हमारे विधायक जी बहुत, उनका ये स्थिति थोड़ा सा शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ा चुका है, स्वस्थ नहीं है। हम उनसे यह आग्रह करेंगे कि आप अपने क्षेत्र से ही अच्छे युवाओं को चुन कर लाइए, उनको जिताइए, हम लोग आपका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उनके कामकाज को लेकर अगर हम बात करें आफाक आलम साहब का, तो कोई खास कमजोरी उसमें देखें कि कामकाज में कोई ठीक ठाक काम काज भी नहीं है उनका, जो मतलब कि कस्बा विधानसभा में 20 साल से विधायक है तो कोई इनकलाब आ गया होगा, उस तरह का भी कुछ नहीं है, वहां पे कोई इनकलाब वगैरह कुछ नहीं है। हमारे कस्बा में दो व्यक्ति हैं, आफाक साहब और प्रदीप जी। प्रदीप दास और आफाक आलम जब एक दूसरे के सामने से फाइट चलता है ना, तो भाई आप चुनाव देखिएगा तो लगता नहीं चुनाव हो रहा है, ये आपको लगेगा कि कोई धार्मिक लड़ाई चल रहा है। मतलब इन लोगों ने मतलब चुनाव को, विधानसभा चुनाव को मुद्दों से हटा करके विधानसभा को बना दिया है कि धर्म का अखाड़ा बना दिया। चुनाव आएगा तो बोलेगा हम ढोल काट देंगे, ये बोलेगा भाई तुमको कहता मांस खाने नहीं मिलेगा, कहता है प्रदीप दास जीत जाएगा। तो प्रदीप दास बोलता है कि अगर क्या कहता है कोई उसको वोट दिया तो उसका हम ढोल काट देंगे। आफाक साहब बोलते रहे भाई अगर वो जीत गया तो तुमको मांस खाने नहीं मिलेगा। बस इन सब चीजों पे वोट हो रहा है। अच्छा, तो हम लोग कहते मानते हैं कि उनके कार्यकाल में या उनके जो भी कामकाज है उसमें कमजोरियां पाई गई। आफाक साहब मुद्दे पे चुनाव लड़ ही नहीं सकते,
मुद्दा पे चुनाव लड़े आए, मुद्दा पे बात कई करें। टर्म से कैसे हैं जब मुद्दे पे नहीं लड़ रहे? यही तो बता रहे हैं, यहाँ बात धार्मिक की आ जाती है ना। एक बोलता है लोन काट देंगे, दूसरा बोलता है कि समीकरण बन हाँ, जाता है। अगर वो जिस जगह पे तुमको क्या कहता है मांस खाने नहीं देगा, तुम मीट नहीं खा सकोगे, कस्बा में घूम नहीं पाओगे, वो बोलता अच्छा अगर को उसको वोट दे उसका लोन अच्छा, समीकरण सेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है। सबसे बुरा स्थिति यही है कि और लोग इसमें फंस जाते हैं। अच्छा, अब फंस करके इन दोनों में से किसी को चुन लेता है, एक पक्ष एक विपक्ष। तो कमजोरी मानते हैं, कमजोरी है। बस यही चीज है। इस चीज में हम लोग कितना कामयाब हो सकते हैं लोगों को समझाने में कि भाई इस चीजों से निकलो, मुद्दे पे बात करो। मुद्दे पे आओ। आपके बच्चों की क्या कहता है शिक्षा व्यवस्था का कैसे सुधार होगा, आपके बच्चे कब तक क्या कहता है बिहार से बाहर ट्रेनों में भर भर के जाएंगे, उनका इलाज क्या है, उनके लिए अपने विधायक से तो कभी कुल मिलाकर मुद्दे पर ही लोगों को वोट करना चाहिए। अगला हम चुनाव सवाल होगा, लेंगे। मुद्दे पर होगा। कृषि के बारे में बात करें तो हमारे जो सीमांचल का इलाका, कस्बा भी, पूर्णिया भी हमारा, तो उसका जो है यहाँ का अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। कृषि पे भी लोग निर्भर हैं। लेकिन किसानों को एमएसपी की सिंचाई की बात करें और बाढ़ की समस्याओं का हर साल लगभग सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? खासकर आपका जो क्षेत्र है उसमें जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, जो किसानों की समस्या है, आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे है क्या कि हमारे सीमांचल में खास करके कस्बा में क्या स्थिति है। अभी जैसे अभी मकई का कटनी हुआ, कटनी होने के बाद अभी फिर जुताई होगा, फिर उसके बाद दलहन का खेत लगेगा, क्या कहता है इसमें। तो अब जो खादों का रेट होगा, ब्लैक से खाद आएगा, ठीक है, प्रखंड का हो या जिला का हो, जो भी क्या था कृषि पदाधिकारी है, वो यहाँ का जो माफिया है, खाद माफिया है, बीज माफिया है, उसका कंट्रोल होगा। वो सामानों को स्टॉक करेगा, खाद को और इसको स्टॉक करेगा और मार्केट में देगा ही नहीं। तो भाई क्राइसिस चला है, बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल क्राइसिस होगा इस चीजों का। देखिएगा अचानक से क्राइसिस होगा, अभी खाद का इतना क्राइसिस होगा और बीज का क्राइसिस होगा। ये जानबूझकर किया जाता है? बिल्कुल जानबूझ के ही किया जाता है। हर साल ही क्राइसिस क्यों होता है भाई? क्राइसिस होगा अचानक से, फिर थोड़ा सा राजनीतिक हमला होगा, पक्ष विपक्ष के लोग निकल के आएंगे, भाई ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो अचानक से मार्केट में सब कुछ आएगा। जब तक मार्केट में आएगा तब तक बहुत कम किसान रह जाएंगे जो अपनी फसलों को लगा पाएंगे, तब तक कालाबाजारी हो जाती है। ब्लैक से किसान लेकर के अपना, उनको तो भाई खेती करना, उनका जीने का साधन वही, चाहे वो जितना महंगा हो जाए, जितना महंगा और सस्ता उससे मतलब नहीं, उनको लेकर के उनको जीना उसी में है, उनसे क्या कहता करके करना, तब तक कालाबाजारी हो जाता है। इन चीजों पे बड़े यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, सांसद, वो लगा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर नई विजन के साथ हम लोग आएंगे तो भाई हम तो जान रहे हैं ना कि कमजोरी कहाँ पे है, ब्लैक मेलिंग कहाँ पे हो रहा है, चीजों को ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक करेंगे हम। देखिए ठीक करना बहुत आसान है, कर सकते हैं, बस नियत साफ होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल लेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कस्बा की स्थिति बहुत ही खराब माना जाता है, और आप वर्तमान में कैसे देखते हैं? क्या आप कोई विशेष पहल करेंगे, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर कराना या स्कूल शिक्षा की कमी को दूर करना, आप कर पाएंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी जो स्थिति है, आपने जलालगढ़ की भी बात कही थी, वहां पे अल्ट्रासाउंड का मशीन लग जाए, एक्सरे का मशीन लग जाए, जांच की समुचित व्यवस्था हो जाए, तो लोगों को आने की जरूरत है। सरकार के पास उतना संसाधन है, सरकार कर सकती है। हर स्वास्थ्य केंद्र में इतना बजट है, डॉक्टरों की बहाली है, तो भाई फिर दवाई क्यों नहीं है? फिर वहाँ अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था क्यों नहीं? फिर वहाँ पे एक्सरे क्यों नहीं होता है? वहाँ पे क्या कहता है बेड भी है, साफ सफाई नहीं हो रही, लोगों को एडमिट नहीं लिया जाता है। फिर ये सब यहाँ पे क्या है कि मतलब दलाल जो होता है ना, हर लाइन में दलाल है, इसमें भी माफिया सेठ है। आपके एजेंडे में ये शामिल है? स्वास्थ्य को लेकर कैसे आप सुधार करेंगे? ये सब कोई बड़ा काम नहीं है, ये चुटकी का काम है, आराम से हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये काम कोई बड़ा, चलिए आगे बढ़ेंगे। बस एक बार एक्शन लेने की जरूरत है। कस्बा में बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति की स्थिति को आप कैसे सुधारेंगे? लगातार देखिए कस्बा में शिक्षा, जो आप देख रहे हैं, शिक्षा का जो व्यवस्था है ना कस्बा में, मतलब एक अनुमंडल होना बहुत आवश्यक है। अनुमंडल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। 3-3.5 लाख की आबादी है भाई साहब, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक लगता है वहाँ पे, 4 ब्लॉक लगता है वहाँ पे, जरूरत भी। और महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था हो जाए, नहीं है जो लड़कियों, मतलब हमारी लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, बहन बेटियां उनको यहाँ पर सुविधा, उनको पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए। इन सब चीजों के होने के बाद कस्बा, देखिए कस्बा का भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक बहुत मायने रखता है। कस्बा में आप जाइएगा तो अभी भी आपको राजा महाराजा का पुराना ढांचा देखने को मिलेगा, चाहे श्रीनगर हो, जलालगढ़ में हो, बिल्कुल देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आपको लगेगा भाई उस समय का कस्बा कैसा था, जो खुशहाल कस्बा था उस समय का, उस कस्बाओं को इन राजनीतिक दलों ने खोखला कर दिया है। क्या लगता है नेता लोग जिम्मेदार हैं?
बिल्कुल बिल्कुल इनका बनाने में पॉलिटिकल लीडर ही जिम्मेदार होता है। आप अपने खाना में कितना नमक डालिएगा ये भी तय राजनीतिक पार्टियां करती हैं। सत्ता दल के जो नेता वही तय करता है कि भाई आपको आपके सब्जी में कितना तेल जाएगा, आपके क्या कहता है चावल में कितना नमक आएगा, वो तय उन्हीं को करना पड़ता है। तो सारी चीजों का जिम्मेदार ये पॉलिटिकल लोग ही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इस दिशा में क्या कदम उठाएंगे? जैसे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह चल रहा है उनको बढ़ावा देना या महिला पुलिस चौकियों की स्थापना करना, ऐसे कोई काम आप लोग करेंगे जब आपकी सरकार बनेगी? देखिए ये सब चीज तो करने के लिए नियत अगर साफ है ना आपका तो कर सकते हैं। अभी जिस तरह से अभी देख रहे थे कि मतलब कस्बा थाना के बगल में एक नया थाना खुल गया। बिल्कुल फर्जी थाना खुल गया। क्यों खुला भाई? चला भी बहुत दिन चला, ऐसा नहीं कि आज खुला और कल बंद हो गया। कौन जिम्मेदार है? उनका जिम्मेदार कौन है? वहाँ का प्रशासन है, वहाँ के क्या कहता है राजनीतिक लोग हैं, जागरूक लोग हैं। भाई क्यों खुला? आपने व्यवस्था ही उस तरह का बना के रखा। आज भी थाना चले जाइए, गाँव में चल रहा था, आज भी आप थाना चले जाइए, महिलाओं की आज भी क्या कहता है सड़कों पे इज्जत नहीं हो पा रही है। आज भी थाना चले जाइए, थाना प्रभारी जो है आज भी मतलब उसका ऐठन देख लीजिएगा तो आपको ले कुछ सारा तो क्या कहता है SP से भी ज्यादा ऐठन है उनका। बिना मतलब FIR होता नहीं है, मतलब जांच करने पर भी मतलब जांच करेंगे, जांच करने के बाद दोनों पार्टी से माल ऐठा जाता है, ऐठने के बाद भी FIR ने भाई कंप्रोमाइज को जब तक दलाल आपके साथ नहीं जगह आपका केस नहीं हो सकता था। इन सब चीजों पे सुधार होगी? बिल्कुल सुधार होगा। वो कहता उसका कहता गिरेवा पकड़ के करवाएंगे कि भाई ये गड़बड़ नहीं कर। थोड़ा सा राजनीति में हम लोग घुसेंगे। अब आते हैं विधानसभा में जो राजनीति की बात है। प्रदीप दास जी के बारे में बात करें तो प्रदीप दास ने पिछले चुनाव में आफाक आलम को कड़ी टक्कर दी थी। क्या आप उनके वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? अगर लगा पाएंगे तो कैसे? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि हर बार दूसरे स्थान पर रहते हैं, अच्छा खासा वोट भी लाते हैं। आपको बता देते हैं कस्बा में ये दोनों नेता जो है एक दूसरे का विकल्प नहीं, एक दूसरे जातियों को डरा मानते हैं, एक दूसरे जातियों को डरा करके दोनों वोट ले रहे हैं। आपका कॉम्पिटिटर है? हाँ? आपका कॉम्पिटिटर है? हमारे पास तो क्या कहता है बिहार का 60% वोट है जो बिहार में बदलाव चाहता है। आफाक साहब का भी बहुत वोट हमारे साथ। हम ये कह रहे हैं हाँ, आप उनको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? बिल्कुल है तो कैसे सेंध मार पाएंगे आप? उनके तो लोग हम लोग कहते हैं उसके पैकेट में 50-60 हजार वोट है। वोट किसी के पैकेट की नहीं है, जनता किसी के जागीर नहीं है कि आप मतलब उसी को देंगे। वहां पे होता क्या है कि हमको डरा दिया जा रहा है कि भाई हम पिछड़े कास्ट के लोग हैं, हम क्या कहता है हम दलित हैं, हम क्या कहता है आदिवासी हैं, हम अपर कास्ट के लोग हैं, हम हिंदू हैं, हम भैया उसको वोट देंगे तो क्या कहता है वो जीत जाएगा तो हमारे साथ ऐसा करेगा। इसको डराता है कि अगर बीजेपी को जिताया तो तुम्हारे साथ यही हो जाएगा। मतलब ये जो HM समीकरण सेट होता है तो वोट आ जाता है। यहाँ पे कोई शौक से आफाक आलम साहब को प्रदीप दास का चेहरा देख करके वोट उनके मुद्दे पे वोट नहीं कर रहा है। 60% लोग कस्बा के ऐसे डर का माहौल बिल्कुल डर से वोट कर रहे हैं। ये 60% लोग जो है विकास चाह रहा है, इनको मुद्दे पे बात करने वाले लोग नहीं तो डर से वोट दे रहे हैं। जब हम उनके सामने विकास लेके आए, मुद्दा लेके आए तो ये दोनों देख लीजिएगा आप, ये दोनों कंपटीशन में रहेगा नहीं, कोई तीसरा चौथा लोग आ जाएगा। अच्छा, जो मुद्दे की बात करेंगे दोनों नीचे चले जाएंगे क्योंकि दोनों के पास कोई विजन नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक दूसरे को डरा के वोट लेना। मतलब ये डर के हमारे उनको, उधर का डर के हमारे इनको, यही हो बस यही चीज हो रहा है। अच्छा, तो हम लोग डर भय को खत्म कर रहे हैं। भाई डर भय को खत्म करो, मुद्दे पे वोट करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो। चलिए बिहार में अगर हम बात करें जब चुनाव का समय आता है तो जातिगत समीकरण बड़ा मायने रखता था। ऐसे में कस्बा में जो जातिगत समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण के चुनाव को प्रभावित करते हैं, एकदम सत्य है। और आप इन संवेदनशील मुद्दों को कैसे संबोधित करेंगे और क्या आपकी पार्टी का कोई समावेशी दृष्टिकोण है? चुनाव आता है तो जात पात होना हमारी पार्टी जनसुराज, इससे पहले भी हम लोग वही बात करते हैं, ऐसे हम बात कर रहे हैं। जनसुराज इन्हीं चीजों पे काम कर रही है, इसी तिलिस्म को तोड़ना चाह रही है कि भाई तुम जिस चीज के लिए वोट दोगे तुमको वही चीज मिलेगा। ये बात हम पहले ही बोल चुके, फिर इस बात को हम दोहरा रहे हैं। जात पात मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे समस्या हमारे पेटों का है। अगर जात पात माने रखता तो क्या कहता हमारे बच्चे दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने नहीं जाते, पलायन करने नहीं जाते। आप कह रहे हैं बिहार में जात पात पे कोई राजनीति नहीं होती, कोई माने नहीं रखता जात पात नहीं। अगर जात पात माने रखता तो मोदी जी का जात के कितने लोग हैं? अच्छा है, मोदी के जात के लोग बिहार में कितने हैं? लिमिटेड है, थोड़ा सा है। उनसे सरकार नहीं बन सकते, नहीं गिर सकते, लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट क्यों मिल रहा है? धर्म के नाम पर। बिल्कुल। राहुल गांधी के भी जात के लोग हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी वोट मिल रहा है उनको।
तो ऐसी बात है तो नीतीश कुमार की बात करिए। नीतीश कुमार की बात करें 3% उनकी जाति का लोग है, मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो जात पात मायने नहीं रखता। जात मायने नहीं रखता है, धर्म मायने रख रहा है। लोगों को डराया जा रहा है कि 5 किलो अनाज देंगे, 1 किलो कम काट के देंगे लेकिन 4 किलो देंगे। अच्छा, उन पे वोट लिया जा रहा है। जात पात कोई मायने नहीं। आपकी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर मतलब वोट कटवा। आप वोट कटवा है, तो ये बताइए कि वोट कटवा होने के आरोप का आप जवाब क्या देंगे और आप इस क्षेत्र में इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे जन स्वराज सिर्फ वोट बांटने के लिए, वोट कटवा नहीं है। ये बात कौन पार्टी के लोग बोल रहे हैं? कह रहे हैं, आरोप लग रहे आरजेडी हैं के लोग बोल रहे होंगे, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। हाँ, वोट कटवा कहते हैं। हमें आने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपने क्या कहता है स्थिति को सुधार देता, हमारी जरूरत नहीं थी। और कांग्रेस के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट। अगर हम बीजेपी के एजेंट थे तो दिल्ली में तुमने भाजपा को जिता करके, आम आदमी पार्टी को हरा करके आपने भाजपा को जिताया, वहां पे 2% वोट पा करके आप तालियां बजा रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस बोल रही है कि जन स्वराज क्या कहता है भाजपा का बी टीम है, तो दिल्ली में आपने क्या कहता है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए क्या कहता है चोटी का जोर लगा दिया। उतना बम बारूद फटाका क्या कहता है भाजपा के लोग नहीं फोड़े जितने कांग्रेस के लोग वहां फोड़े थे। भाई आम आदमी पार्टी को हरा दिया। लोगों का भी आरोप है, लोग भी कहते हैं तो आपको गठबंधन चाहिए। और जब क्या कहता है बिहार में आते तो ये बी टीम है, वो सी टीम है। बी टीम के लिए तो आप काम कर रहे थे, बी टीम तो आप हैं। ये जो परिवारवाद की जो पार्टियां ना, ये भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी, इनको सिर्फ अपने परिवारों को सुरक्षित करना है। ये सोनिया गांधी के सामने बिहार पूरे देश का सबसे अच्छा नेता राहुल गांधी। अच्छा, और बहुत अच्छी माता है वो कि अपने बेटों का ख्याल रखते हैं। हम बिहारी क्यों नहीं रख पाते, ये हमारे अंदर कमी है। लालू प्रसाद यादव बिहार का सबसे अच्छा पिता है। उनका बेटा भले 9वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, वो चाहता है कि हमारा बेटा बिहार का सीएम बने सारे। और हम जो हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी चाहते हैं कि नहीं हमारा जात का क्या कहता है जो बेटा है वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारा बेटा भले मजदूरी करे, हमारा बेटा भले भर के वहां चले जाए, लेकिन हमारे जात का लोग नेता बनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी अगर वाकई यादव के नेता, यादव के किसी बढ़िया नेता को लेके आओ, बनाओ मुख्यमंत्री। मुसलमान की हितैषी है तो मुसलमान के नेता का करो, उनको अपना बेटा प्यारा, बहुत अच्छे पिता है। पॉलिटिकल पार्टी का तो आरोप है ही कि वोट कटवा है, लेकिन आम आवाम भी कुछ लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे जो चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहते हैं वोट कटवा है। तो उसके जो परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे आप भाई? आम आवाम नहीं बोलती है वोट कटवा है। आम आवाम तो 60% आवाम तो हमारे साथ है कि भाई बदलाव होना चाहिए। या आरजेडी कांग्रेस के लोग ही इल्जाम लगाते हैं, हम बीजेपी का पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं। हम भाई बीजेपी, हम पैदा थोड़े हुए हैं, बिहार का मुसलमान थोड़े पैदा हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। हमारा भी तो जीवन है, अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को शिक्षा दे देते। हम क्यों बीजेपी को हराने जाएंगे भाई? अच्छा, तुम हराओ, तुमको मुख्यमंत्री बनना है, आपको अपना बनना है। हमको हमारे बच्चों को क्या कहता है सिक्योर करना, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, हम हमारा क्या कहता है सुरक्षा दे दो, हमारे मौलिक चीज से हमारी मौत नहीं हो, हमें को क्या कहता है शक की नजर से नहीं देखे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए आगे सवाल लेंगे। अगर आप जीतते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या आप बिहार सरकार में शामिल होने की इच्छा रखेंगे या जन स्वराज एवं एक स्वतंत्र ताकत के रूप में काम करेंगे? जन स्वराज प्रशांत जी बोले हैं, हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे। अच्छा, या तो पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे या नहीं तो एक भी सीट नहीं आएगी। बीच में लटकने फटकने वाला अपना बनाएंगे, कहीं जाना नहीं, कोई लटकने फटकने वाला। अगर जनता उस लायक अगर वोट भी दिया, मतलब सीट भी जिता के भेजा, तो विपक्ष में बैठना के बाद सरकार में शामिल नहीं। चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा कि आपको स्थानीय मुद्दों पर गहरी समझ है। आगे हम थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड की बात करेंगे। आपने कहा कि हम आम आदमी पार्टी में थे, तो आपने आम आदमी पार्टी में युवा जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया और आप जन स्वराज पार्टी में आने का जो फैसला लिया वो क्या, दोनों में डिफरेंट क्या है? आम आदमी पार्टी लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, मजबूत से मजबूत व्यक्ति के सामने गलत के खिलाफ सीना तान के खड़ा रह करके लड़ना सिखाया। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। आपने शॉर्टकट में जवाब दिया, अच्छा लगा। कस्बा विधानसभा में कई बार से आफाक आलम साहब कांग्रेस से यूं समझिए कब्जा करके बैठे हुए, कब्जा नहीं वही समझिए, लोग जो भी कहेंगे हाँ। काबिज है वहां पर। अब ऐसे में एक और चेहरा, हालांकि 8, 9, 10 प्रत्याशी और भी, उनमें से एक चेहरा आप ही हैं, तो आपकी अगर हम बात करें तो आप मतदाताओं का भरोसा कैसे जीतने की योजना बना रहे फिलहाल, क्योंकि सब कोई तो लगा हुआ है? हम मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको सही में कस्बा में परिवर्तन चाहिए, कस्बा में अगर क्या कहता थाना से दलाल को हटाना है, ब्लॉक से क्या कहता भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो हम पे विश्वास कीजिएगा। अगर आपको अंधकार में ही रहना है, दलालों के बीच ही रहना है, भाई हम क्षमा चाहते हैं। अच्छा, चलिए आगे हम सवाल लेंगे कस्बा में किसान के बारे में। कस्बा विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें
तो जहां तक मेरे जानकारी में लगभग 11 प्रत्याशी हैं। हो सकता है 12 भी हो या 8-9 भी हो, जो भी है बहरहाल, जिनमें से आफाक आलम जैसे अनुभवी नेता और प्रदीप दास जैसे मजबूत, जिसको मजबूत कहा जाता है, चेहरे हैं। आपकी रणनीति क्या है? क्या आप इसे त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकते हैं? नहीं, त्रिकोणीय क्या कहता है, ऐसा मुकाबला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जो देखिए अनुभव है, उन लोगों का अनुभव है लोगों को बेवकूफ बनाने का। ठीक है, मुद्दे पे अगर बात करने का अनुभव होता तो 20 त्रिकोणीय मुकाबला नहीं मानते? नहीं नहीं, त्रिकोणीय का कोई बात ही नहीं, आमने सामने की ही लड़ाई होगी। अच्छा, सामने कोई भी हो, ठीक है, तो आमने सामने की त्रिकोणीय का कोई सवाल ही नहीं। आपकी लड़ाई किनसे? हमारी लड़ाई सत्ता में बैठे उन भ्रष्ट लोगों से जो कि आज तक कस्बा का हालात और क्या कहता है वहाँ के लोगों के जीवन को नहीं बदल पाया। हमारी आफाक आलम से लड़ाई है? नहीं, वहाँ पे जो भी आ जाए। अच्छा, उसमें प्रदीप दास भी है, आफाक आलम भी। अच्छा, प्रदीप दास ने भी क्या कहता है 10 साल वहाँ के विधायक रहे और क्या कहता है 20 साल से आफाक साहब है, अभी वर्तमान में क्या कहता है सरकार है प्रदीप दास जी की। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से जिन्होंने बिहार में आज तक क्या कहता है लोगों के क्या कहता है जीवन को नहीं बदल पाया। हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलती है, जाके देख लीजिए, ट्रेनों का स्थिति बहुत गड़बड़ स्थिति है। सहरसा से एक ट्रेन चलती है जनसेवा, बिल्कुल जनसेवा, ठीक है, उसमें कभी जाइएगा, मतलब ऐसे जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब शाम होती है तो वहाँ पे एसी ऑन कर दिया जाता है, अब 20 रुपए में कंबल बिकता है ट्रेन में। ट्रेन का कहानी बता रहे हम, झेले उस चीज को। और सब जब कंबल ले लिया वहाँ पे, और उसके बाद क्या कहता है एसी बंद। आप रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको कंबल दिया जाता है? उसी का बात बता रहे हैं, पैसे लिया जाता है? हाँ। अच्छा, मतलब जब आप क्या कहता है जाइएगा एसी में बैठ के जाइएगा, तो एसी चालू कर दे, पूरा ठंडा लग गया, 20 रुपए में कंबल मिलेगा, कंबल खरीद लीजिए और फिर एसी बंद कर देगा। ये होता है? ये होता अभी भी हो रहा है, होता ना, अभी भी हो रहा है। आप लोगों ने कभी आवाज उठाया इसको लेकर? कितना बार ट्वीट किए, कितनी बार मीडिया में हम लोगों ने बोला है। अच्छा, आखिर सरकार, ऐसा तो ये नहीं कि सरकार का आदमी उसमें नहीं होगा, सरकार की नजरों से ये चीज नहीं हो है। बिहारी जान रहा है कि बिहारी को हर हाल में जाना है काम करने के लिए गुजरात, यहाँ से हमको हर हाल में काम करने गुजरात जाना है। हम किसी तरह से जा रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह लटक के जा रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में जातिगत समीकरण राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और है भी। कस्बा में यह कितना प्रभावी है? आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां से आप हैं, वहां पर कितना प्रभावी है? और आप इसे जब चुनाव आएगा या अभी से आप कैसे निपटने की तैयारी करें या निपटेंगे आप? देखिए, उसके लिए जनता खुद तैयार है लड़ने के लिए इन सब चीजों से। ठीक है, हम लोगों को ज्यादा मतलब ये करने की आवश्यकता नहीं, जनता हर चीजों को समझ रही है। और बिहार की जनता जो है वो जब गांव में जाइएगा तो मचन्ना बना हुआ रहता है। ठीक है, उस पर जो राजनीति होती है ना, बहुत गंभीर राजनीति होती है उस पर। और वहाँ पे लोग इन सब चीजों का जिक्र करते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं अच्छे से। वहाँ पे बैठे बैठे लोग अपने कस्बा का, अपने पंचायत का स्थिति भले नहीं सुधार पा रहा हो, लेकिन अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, ईरान क्या कहता है इजराइल पे, और इजराइल गाजा भी कब बम गिराएगा, सारी जानकारी वहां से मिल जाती है। अच्छा, उन सब लोगों को समझाने की जरूरत है, आवश्यकता है, उन सब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। जब वो सब लोग जान जाएंगे, जाग जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा सब चीजों अच्छा, तो जात पात से ऊपर उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी चर्चा होती है कि इस बार कस्बा विधानसभा सीट पर मल्टी कंटेस्टेंट वाला हिसाब किताब। कुछ लोग कह रहे हैं कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो साफ साफ कहेंगे कि मुस्लिम का जो है कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, सब कोई आपस में लड़के निपट जाए। आगे वहीं पे ना जो बात हम पहले कर रहे थे, तो बात यहाँ पे हिंदू मुसलमानों की कहा है। बात तो वही है कि प्रदीप दास बोल रहा है कि जो मुसलमान को वोट देगा उसको लोन काट देंगे, बोलता है कि अगर तुम प्रदीप दास को वोट दोगे तो तुमको क्या कहता है मांस खाने नहीं मिलेगा। तो बात अभी वहीं पे आ रहा है, उन सब चीजों से हटिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, जो मुद्दे की बात करेगा कस्बा के लोग उनको पसंद करेंगे। इस बार कस्बा का मूड बिल्कुल साफ। अच्छा, चुनाव का समय करीब आने वाला, 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो ऐसे में टिकट की बात करें तो क्या लग रहा है आप लोगों को? टिकट का लेकर कुछ क्लियर हुआ कि टिकट की चीज अभी बहुत दूर है, अभी 3-4-5 महीना है, सब आखिरी का चीज है, सब आखिरी में फाइनल होता है, आखिरी में देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता। चलिए अगला सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार, शिक्षा और सुशासन पर जोर दिया है। कस्बा में भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या करेंगे? क्या कोई खास सिस्टम लागू करने की योजना है, खासकर के प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है? करना भ्रष्टाचार 2 मिनट में समाप्त होने का काम है, समझे ना। उसमें कोई लंबा चौड़ा राम कहानी, कोई प्लान योजना बनाने की जरूरत नहीं। पकड़ो, तुरंत साइड करो, सबके दिलों में डर आएगा, खत्म हो जाएगा सारा, इमीडिएट होगा ये सब। जनता जिस दिन जाग गया, जनता को अपने काम, गलत काम अगर जनता जिस दिन ब्लॉक में क्या कहता है पदाधिकारी से नहीं करवाएगा, उस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है? जिसकी भी सरकार बनती है वो तो यही कहते हैं हम आएंगे, इस चीज को कर दिया, हम कल को आप भी शामिल गलत काम करवाना है,
ठीक है, आपके जमीन पर हमको कब्जा करवाना है। जनसुराज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का बिहार में फैसला किया। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की कमी चुनौती बनेगी? ना ना, गठबंधन की कोई किनसे गठबंधन करेंगे? आरजेडी से करे, नहीं, यही लोग जो क्या कहता है बिहार को आज तक क्या कहता है बर्बाद करके छोड़ के, जो मतलब बिहार को नहीं सुधरने वाला राज समझ के छोड़ दिया, सिर्फ सत्ता के लिए सकता है, जाति पाति हो जो जाति धर्म का राजनीति, ये कास्ट वो कास्ट, ये धर्म के लोग कर करके मतलब सत्ता में आना, बस इन सब लोगों से करते। लोग इस चीज से अस्वस्थ रहे कि जनसुराज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, नहीं जीतने से पहले नहीं जीतने के बाद, या तो अर्श पे या तो फर्श पे, बीच वाला कोई सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के विकास मॉडल के सामने जनसुराज का मॉडल क्या है? क्या आप इसे मतदाताओं तक कैसे पहुंचा रहे हैं? इनका कोई मॉडल ही नहीं है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे बिहार में, सबसे बेसी कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का हो रहा है तो वो जनसुराज का हो रहा है। किसी प्रखंड में देखिए जनसुराज का कार्यक्रम हो रहा है, पंचायतों में जनसुराज का कार्यक्रम, अभी किसी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आपका एक अलग मॉडल है, सिर्फ जनसुराज का ही कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ये चीज होने वाला है, ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। चलिए, साफ है कि आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। अंतिम में सवाल हम आपसे लेंगे, अगर आप जीतते हैं तो पहला कस्बा के लिए आप कौन सा काम करेंगे? एक काम बताइए जो आप पहले करेंगे। पहला कस्बा के लिए हमारा होगा कि सबसे पहले कस्बा में हम दलाली जो थाना में होता है और ब्लॉक में जो क्या कहता है घुसखोरी चलता है, इन चीजों पे लगाम लगाने के लिए हम तत्पर रहेंगे और मजबूती से इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे और जनता से इसकी अपेक्षा भी करेंगे कि आपको हमारे साथ खड़ा होकर के भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट थाना प्रभारी के खिलाफ आपको मोर्चा खोल के इनके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे विधानसभा के एक ललित जी हैं, ललित सिंह जी, जिनका क्या कहता है थाना में हत्या हो गया, बिल्कुल, और पूरी प्रशासन उनको बचाने में लगी हुई है। भाई एक आम आदमी का कोई कीमत ही नहीं है इन लोगों के सामने। चले जाइएगा तो वहां का फटा पुराना कपड़ा पहननी चाहिए, आपको भगा दिया जाएगा। भाई मतलब पूरे हावी हो चुका है पूरे बिहार में प्रशासन, क्या कहता है अफसरशाही पूरे चरम सीमा पर है, कैंसर से भी खतरनाक लोग हैं। क्या आपका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को ही लेकर ये सब चीजें होती है? बिल्कुल, ये अफसरशाही इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको 2 लाख में सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो पहला काम रहेगा भ्रष्टाचार। अगला सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार, शिक्षा और सुशासन पर जोर दिया है। कस्बा में भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या करेंगे? क्या कोई खास सिस्टम लागू करने की योजना है, जिस तरह से प्रखंड स्तर पर ब्लॉक में भ्रष्टाचार होती, मोटेशन के नाम पर अलग अलग चीजों के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रही है? इसमें जो है ना कुछ जिम्मेदार इसका जनता भी है। उनको गलत काम करवाना है तो पैसे में काम करवा लेते हैं। इसमें पिसा जाता है सही लोग, क्योंकि सही में जिनका काम गलत नहीं है उनको करना चाहिए। वहाँ पर भी पदाधिकारी इस तरह के हरकतें करता है, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ईमानदार पदाधिकारी आएंगे, पदाधिकारी जो मतलब सबसे निगरानी रहेगी, जनता जागरूक हो जाएगा तो ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। हमारा सही काम होगा, अपने अधिकार के लिए कोई संबंधित नहीं होगा। अच्छा, बस यही चीज़ है। अगला सवाल लेंगे। जनसुराज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का बिहार में फैसला किया। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की कमी चुनौती बनेगी? ना गठबंधन की कोई किनसे गठबंधन करे, मतलब यही लोग जो क्या कहता है बिहार को आज तक क्या कहता बर्बाद करके छोड़ के, जो मतलब बिहार को नहीं सुधरने वाला राज समझ के छोड़ दिया, सिर्फ सत्ता के लिए सकता है, जाति पाति वो जो जाति धर्म का राजनीति, ये कास्ट वो कास्ट, ये धर्म के लोग कर करके मतलब सत्ता में आना, बस इन सब लोगों से लोग इस चीज से अस्वस्थ रहे कि जनसुराज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, नहीं जीतने से पहले नहीं जीतने के बाद, या तो अर्श पे या तो फर्श पे, बीच में कोई सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के विकास मॉडल के सामने जनसुराज का मॉडल क्या है? क्या आप इसे मतदाताओं तक कैसे पहुंचा रहे हैं? इनका कोई मॉडल ही नहीं है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे बिहार में, सबसे बेसी कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का हो रहा है तो वो जनसुराज का हो रहा है। किसी प्रखंड में देखिए जनसुराज का कार्यक्रम हो रहा है, पंचायतों में जनसुराज का कार्यक्रम, अभी किसी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आपका एक अलग मॉडल है, सिर्फ जनसुराज का ही कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ये चीज होने वाला है, ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। चलिए, साफ है कि आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। अंतिम में सवाल हम आपसे लेंगे, अगर आप जीतते हैं तो पहला कस्बा के लिए आप कौन सा काम करेंगे? एक काम बताइए जो आप पहले करेंगे। पहला कस्बा के लिए हमारा होगा कि सबसे पहले कस्बा में हम दलाली जो थाना में होता है और ब्लॉक में जो क्या कहता है घुसखोरी चलता है, इन चीजों पे लगाम लगाने के लिए हम तत्पर रहेंगे और मजबूती से इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे और जनता से इसकी अपेक्षा भी करेंगे। आप हमारे साथ खड़ा होकर के भ्रष्ट
पदाधिकारी और भ्रष्ट थाना प्रभारी के खिलाफ आपको मोर्चा खोल के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे विधानसभा के एक ललित जी हैं, ललित सिंह जिनका क्या कहता थाना में हत्या हो गई, बिल्कुल, और पूरी प्रशासन उनको बचाने में लगी हुई है। भाई एक आम आदमी का कोई कीमत ही नहीं है इन लोगों के सामने। चले जाइएगा तो वहाँ का सारा फटा पुराना कपड़ा पंडित जी आपको भगा दिया जाएगा। भाई मतलब पूरे हावी हो चुका है पूरे बिहार में प्रशासन, कहता है अफसरशाही पूरे चरम सीमा पर है, कैंसर से भी खतरनाक हो गया। क्या आपका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को ही लेकर ये सब चीजें होती हैं? बिल्कुल, ये अफसरशाही इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको 2 लाठी में सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो पहला काम रहेगा भ्रष्टाचार को, बिल्कुल ये सिस्टम को खत्म करना हमारा पहला काम। चलिए अंतिम सवाल से करेंगे इस चीज को। अंतिम सवाल आपसे होगा, कसबा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा? उन्हें क्यों आपको यानी कि इरशाद पूर्णवी को वोट देना चाहिए ये बताएं। हम आपके मुद्दे पर खड़ा रहेंगे, मजबूती के साथ आपके साथ लड़ेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने जो 5 वादा प्रशांत किशोर जी किए हैं, जनसुधार के जो 5 वादा उस 5 चीजों पे काम करेंगे। हमारा क्या कहता है मुख्य कहता लड़ाई क्या कहता थाना के क्या कहता है भ्रष्ट अफसरों से रहेगा, और क्या कहता है ब्लॉक के भ्रष्ट पदाधिकारियों से रहेगा, थाना के दलालों से रहेगा, ब्लॉक के क्या कहता है उनके दलालों से रहेगा, वहाँ के क्या कहता है भ्रष्ट लोगों से हमारा लड़ाई रहेगा। उन पे आप इसका सहयोग चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि आप जरूर इस चीजों पे हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद जी, साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, आप लोगों ने इतना समय दिया, इस एपिसोड को आपने सुना। बाकी अगर आप लोगों को यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने सोशल हैंडल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और हमें एक्स, ट्विटर, फेसबुक पर अपने विचार बताएं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्ते। बाकी आप लोग अगर और किसी को इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको आप अपने तरफ से वो सवाल भी बताएं जो हम आपके नजदीकी, आपके आसपास का जो प्रत्याशी होंगे, जो नेता, जो लीडर होंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे हम पूछ सके। बाकी अगले एपिसोड तक के लिए नमस्ते।